So, very good evening. Welcome to my YouTube channel, Concert with CA Hemant. In the yesterday's session, we have discussed a lot about the GST. We have discussed the types of taxes. We have discussed the benefits or the features of indirect taxation for the government and public at large. We have discussed the applicability of GST, its constitutional provisions, एंड व्हाट आर द बैकग्राउंड्स ऑफ जीएसटी कब पास हुआ। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था कि कौन सी चीजें जीएसटी के स्कोप से बाहर है। फिर हमने डिस्कस किया था कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सबसुम्ड हो गए आने के बाद में। ठीक है, आज हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने वैसे आपको कल एक लास्ट लेक्चर में क्विक रिकैप तो कराया था लास्ट में, बट इफ यू स्टिल वांट दैट आई शुड बी हैविंग द रिवीजन देन ओके, नो इशू। सो ओके, प्लीज चेक गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज जीएसटी। हमने देखा था टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं। हमने कहा था भाई डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स जो है वो उस पर्सन को पे करना होता है जिसके ऊपर लाइबिलिटी आती है। इनडायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने कल एक एग्जांपल देखा था। उसमें क्या हुआ था, मैन्युफैक्चरर जो है अपनी लाइबिलिटी होलसेलर के ऊपर शिफ्ट कर रहा था, होलसेलर अपनी लाइबिलिटी रिटेलर के ऊपर शिफ्ट कर रहा था, है ना, एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा था। मतलब अल्टीमेटली हमने देखा कि जीएसटी का जो पैसा था वो कंज्यूमर के जेब से निकला। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही बोला गया कि बर्डन शिफ्टिंग, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्टिंग होता है। नेक्स्ट हमने कहा फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने पढ़ा था मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इनडायरेक्ट टैक्स एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, हमने डिस्कस किया था। हमने बोला था कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लेवी होता है। फिर हमने कहा था शिफ्टिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, बड़ा डिटेल में डिस्कशन हुआ था। कस्टमर डू नॉट फॉल पिंच ऑफ टैक्सेशन, कस्टमर को टैक्स का फर्क नहीं पड़ता। सोशल वेलफेयर में हेल्पफुल होता है। फिर इंडिया में जीएसटी का जो हिस्ट्री था, 2000 से जीएसटी का बात हो रहा था, फिर 2004, फिर 2007 एंड 8। फिर हमने 2014 के बारे में डिस्कशन किया कि पार्लियामेंट लोकसभा में जो है इसको 19 दिसंबर को टेबल्ड किया गया, 6 मई को लोकसभा में पास हो गया, 3 अगस्त को राज्यसभा में पास हो गया, 8 सितंबर को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। इसके लेजिस्लेशन प्रोविजन कौन कौन से स्टेट, पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा, बिहार, राजस्थान आर द स्टेट हु हैव टेकन द इनिशिएटिव टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी इन द वेरी फर्स्ट मैनर, हमने डिस्कस किया था। फिर हमने रोल आउट्स के बारे में देखा था कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे इंडिया पे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल हुआ था। और जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि उस समय स्पेशल कैटेगरी स्टेट हुआ करता था, तो वहां की विधानसभा में पास होने में समय लगा था। फिर हमने कुछ डिस्कशन किया था कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट। कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट ही तो दोस्तों ये बोलता है ना कि अल्टीमेटली लाइबिलिटी जीएसटी किसके ऊपर आती है, दैट इज ऑन दी कंज्यूमर। जीएसटी की लाइबिलिटी किसके ऊपर आती है, कंज्यूमर के ऊपर आती है, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी, फिर हमने देखा था डुअल जीएसटी मॉडल, फिर टैक्सेस सबसुम्ड इन जीएसटी। फिर हमने जीएसटी पोर्टल के बारे में डिस्कशन किया था कि जीएसटी पोर्टल में आप टैक्स मिसमैच, टैक्स मैच कर सकते हैं, सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी का सेटलमेंट होगा, ओके, यहाँ पे रिटर्न्स भर सकते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, सो ऑन। आज हम लोग फ्रेश स्टार्ट करने वाले जीएसटी का, दैट इज जीएसटी का सेशन नंबर 3। जीएसटी का सेशन नंबर 3 एंड अपन हमारे डिस्कशन का सेशन नंबर 2। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिए नाम इस एक्ट का है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, तो सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक्ट है इसमें गुड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है और सर्विसेज को कैसे क्लासिफाई किया गया है। भाई अपने को ये पता है कि गुड्स पे लगता है टैक्स और सर्विस पे लगता है, बट कौन सी गुड्स पे कौन सा टैक्स लगता है एंड सर्विस कौन सी नेचर की सर्विसेज पे कौन सा टैक्स लगता है, मतलब कितने रेट पे टैक्स लगता है, उसको क्लासिफिकेशन करने का क्या तरीका है। तो उनका ये कहना है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइन द रेट्स ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल ऑन द पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का क्लासिफिकेशन जो है
वो ये बताता है कि उस गुड्स पे कौन सी रेट लगेंगे, कितने रेट लगेंगे। हमने देखा होगा किसी पे 5% जीएसटी है, किसी में 18% जीएसटी, किसी में 28% जीएसटी है, किसी में 3% का जीएसटी है। तो ये रेट्स कहाँ पे लिखे होते हैं, किस रेट्स पे जीएसटी लगेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है उस गुड्स पे रेट को निकालना, उस गुड्स पे रेट्स को पता लगाना। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइन द रेट्स ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल ऑन द पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने जो जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी में गुड्स का एक एलिमेंट है और एक सर्विस का एलिमेंट है। तो गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो एचएसएन के थ्रू होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। आपके एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि एचएसएन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचएसएन का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इज यूज्ड टू क्लासिफाई द गुड्स अंडर जीएसटी, फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम टैरिफ एक्ट हुआ करता था उस टाइम पे, अभी भी है। ठीक है। उस पे रेट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एचएसएन कोड। तो एचएसएन के हिसाब से जो है गुड्स का क्लासिफिकेशन होता है, और सर्विसेज का क्लासिफिकेशन एसएससी के हिसाब से होता है, दैट इज सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है। आप लोगों ने पता नहीं इसको कभी गौर किया नहीं किया, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, एक बिल दिख रहा है यहाँ पे नेट पे मुझे, आप लोगों को विजिबल है क्या नहीं, वो विजिबल है कि नहीं प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सर ये तो बहुत ज्यादा धुंधला है, एक मिनट रुकिए, दूसरा ये कुछ कुछ विजिबल लग रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, एक मिनट दोस्तों, कुछ ये देखिए दोस्तों, ये आपका इनवॉइस होता है। इनवॉइस में जो है एक सेगमेंट है यहाँ पे एचएसएन कोड का, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। ये मैं आपको ना कोई बिल दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। दोस्तों थोड़ा सा धुंधला है ना, बट अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एचएसएन। एचएसएन मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इस गुड्स पे कितना रेट लगेगा, ये देखिए, ये ना एचएसएन जो है दिया हुआ है। ठीक है। एचएसएन नंबर दिया हुआ है, इसके हिसाब से डिसाइड होता है गुड्स पे, क्योंकि ये गुड्स है ना, माउस है, लेनोवो का लैपटॉप है, डेल इंस्पिरेशन का लैपटॉप है, लाइक दैट। ठीक है। मैं आपको ना सर्विसेज का इनवॉइस भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए वेब डेवलपमेंट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा ब्लर है ये, एक्चुअली में दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आपको भी ब्लर होगा, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है। बट थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे ना तो दिखेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एच एस एन पब्लिक एस ए सी। ठीक है।
तो एसएसी इज अ सर्विस अकाउंटिंग कोड विच इज यूज टू क्लासीफाई द सर्विसेज, ठीक है। मैं आपको एचएसएन में कैसा लिखा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एचएसएन पीडीएफ, देखिए दोस्तों इस टाइप का होता है एचएसएन कोड, ठीक है। जीएसटी के आप पोर्टल में जाएंगे ना, ये देखिए इस टाइप का एचएसएन होता है, ठीक है। ये एचएसएन का क्या बोलते हैं हेड, जीएसटी, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के उसमें गया मैंने, ठीक है। देखिए शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल के बाद सीरियल नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर के बाद में हेडिंग एंड सब हेडिंग एंड टैरिफ दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको ना एक और दिखाता हूँ कुछ, ये तो जीएसटी के पोर्टल में भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों एचएसएन आइटम जो रहता है ना उसमें ये इस टाइप का रहता है, ठीक है। देखिए जैसे कि इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बाजू में लिखा हुआ है ये एचएसएन कोड है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे पर्टिकुलरली हर गुड्स का एक रेट मेंशन किया हुआ है, देखिए जैसे ये देखिए मस्त समरी बनी हुई है दोस्तों एचएसएन की, मैं आपको रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ये, ठीक है। देखिए एक होता है इसमें चैप्टर, ठीक है दोस्तों, में आगे जब अपन आएंगे ना चार्ज ऑफ जीएसटी में तो अपने को ये समझेगा, ठीक है। एक होता है चैप्टर, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, बर्ड एग्स, नेचुरल हनी, एडिबल प्रोडक्ट ऑफ एनिमल ओरिजिन नॉट एल्स वेयर स्पेसिफाइड, ठीक है। इसका एक एचएसएन कोड दिया हुआ है, ठीक है। उस एचएसएन कोड जो दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए ये इसको बोलते हैं एचएसएन कोड। अब सर एक बात बताइए, ये मतलब ये सर मेरे को बस एक चीज ये जाननी है कि सर ये एचएसएन कोड जो है, एचएसएन कोड जो है ये वाला जो कोड है, ये एचएसएन कोड जो है, ठीक है। ये एचएसएन कोड है दोस्तों आपके उसमें लिखा होता है इनवॉइस में। देखिए एचएसएन कोड दिखाने का लॉजिक बस यही है, ठीक है, कि आप समझ पाए प्रैक्टिकली कि मतलब कैसे इंडस्ट्री में काम हो रहा है, ठीक है। देखिए चीज एंड कर्ड फिश फ्रेश इंक्लूडिंग एनी चीज कर्ड होगा तो 12% का रेट है उसके ऊपर में, तो यही होता है, ये अपना होता है एचएसएन, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये एक बहुत मोटी बुक होती है दोस्तों, आप कहीं भी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आपको ये अब इजिली अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पे आप देख करके डिसाइड कर सकते हैं। इस कोड को मेंशन करना आजकल मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने। एचएसएन कोड, एचएसएन कोड इज यूज टू क्लासिफाई द रेट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो वैसे सर्विसेज का एसएसी होता है, सर्विसेज का एसएसी कोड, एसएसी कोड पीडीएफ, ये देखिए दोस्तों हर टाइप की जो नेचर ऑफ सर्विस होती है, किस टाइप की नेचर ऑफ सर्विस है उसके हिसाब से इसमें क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खुल गया। देखिए दोस्तों ये क्या बोलते हैं जीएसटी का रेट दिया हुआ है नेचर ऑफ सर्विसेज में, ठीक है। एसएसी, एसएसी कोड्स, ठीक है। आप जो सर्विसेज देते हैं उस पर कौन सा रेट आएगा ये एसएसी के थ्रू डिसाइड होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया दोस्तों प्रैक्टिकली कैसे रेट्स डिसाइड होते हैं हमारे जीएसटी में, ठीक है।
तो आपको जब भी कोई गुड्स पे आप अगर मान लीजिए कोई गुड्स बेच रहे हैं तो आपको ये पता लगाना है कि कितना परसेंट उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एचएसएन कोड डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस इज गवर्न बाय एसएससी सर्विस अकाउंटिंग कोड। क्लियर है। नाउ सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। दोस्तों कल हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने देखा था कि जीएसटी आने के बाद में क्रेडिट का फ्लो कितना सिमलेस हो गया है। ठीक है, कल हमने देखा था दोस्तों कैसे सिमलेस हो गया है। हमने कल देखा था कि कैसे एक पर्सन जो है वो दूसरे स्टेट में सामान बेच रहा था, उसमें डबल टैक्सेशन लग रहा था। अब जीएसटी आने के बाद ये बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया है। सर कैसे स्मूथ हो गया है, जरा बताना, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी क्या होता है कि जब भी आप कोई गुड्स बेचते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये है मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए जो है ये है आपके छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने सपोज एक गुड्स जो है, ठीक है, इसको इनको बेचा। ये कौन है, ये इनका नाम है, इनका नाम है मिस्टर बी, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, एक मिस्टर बी जो है वो कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। और ये आगे जो सब्सिक्वेंटली बेच रहे हैं, ठीक है, जिनको, ये इनका नाम है मिस्टर सी। और ये जो है ये पंजाब के हैं। कहाँ के, पंजाब के। देखो दोस्तों, डबल डबल क्या बोलते हैं चीजों की बात है। अब मिस्टर ए ने जो परचेस किया था वो किया था कोई मिस्टर जेड से। मिस्टर जेड जो है वो भी छत्तीसगढ़ के ही है। ठीक है, अब मान लीजिए मिस्टर जेड ने मिस्टर ए को 100 रुपीज में कोई सामान बेचा था। ठीक है, उस पे उन्होंने जीएसटी लगाया था सपोज 5%, 5% छोड़िए, @ 18% ले लीजिए। ठीक है, मेरा फेवरेट 18%। तो 118 रुपये में सामान बेचा था। तो दोस्तों हमको ये पता है कि जब भी ध्यान दीजिएगा, अगर अगर जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, एक इशू करता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी मान लीजिए सेम स्टेट में सामान बिकता है, जब भी आप विद इन द स्टेट सामान बेचेंगे, मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ के हैं और आप जो जहाँ सामान बेच रहे हैं वो भी छत्तीसगढ़ी है, तो उस केस में अगर दो स्टेट सेम रहेगा, सेम स्टेट, अगर सेम स्टेट में सामान बिक रहा है तो उस केस में लगता है सीजीएसटी, लगता है सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्लस एसजीएसटी, एसजीएसटी लगता है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान भेजते हो तो लगता है आईजीएसटी। अगर स्टेट नहीं होगा, अगर आपका स्टेट नहीं होगा तो स्टेट की जगह यूटी जीएसटी लगेगा। क्लियर है। तो टाइप ऑफ जीएसटी मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर होगा। देयर आर 5 एक्ट्स दैट वी हैव रीड यस्टरडे। पहला सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, और एक हमने सेस पढ़ा था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता था कि अब मान लीजिए छत्तीसगढ़ के मिस्टर जेड ने मिस्टर ए को सामान बेचा। ठीक है ना, तो मिस्टर जेड जब मिस्टर ए को जो सामान बेचेंगे ना, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, मिस्टर जेड जब मिस्टर ए को सामान बेचेंगे तो वो लगाएंगे, देखो ध्यान दो मेरी बात, वो लगाएंगे सीजीएसटी 9 रुपए, एसजीएसटी 9 रुपए। ठीक है, विद इन द स्टेट जब भी सामान बिकता है तो लगता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब समझने वाली बात है कि अगर वो स्टेट नहीं है, समझ जाओ दिल्ली, पौंडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़ होगा, ये यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ ये स्टेट नहीं है। तो अगर यहाँ कोई गुड्स मिल रहा है तो एसजीएसटी जगह यूटीजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो 118 रुपए, 118 रुपए उन्होंने क्या कर लिया, मिस्टर ए से वसूल लिया। ठीक है, अब मिस्टर ए जब मिस्टर बी को बेचेंगे तो मिस्टर ए जो है वो मान लीजिए 10% का मार्जिन लगाए, तो 100 रुपीज प्लस 10% ये हो गए 110 रुपए। सर लेकिन लेकिन उन्होंने तो विद इन द स्टेट परचेस किया है, अब वो आउटसाइड स्टेट सामान बेच रहे हैं, तो सर गुड्स पे तो कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। कल आपने जो एग्जांपल लिया था उसमें ऐड किया था,
हाँ, क्योंकि वहां पे क्रेडिट नहीं मिलता था, यहाँ पे क्रेडिट का कोई दिक्कत ही नहीं होगा ना। देखिए कैसे, अब वो लगाएंगे एक IGST। क्या लगाएंगे दोस्तों? IGST, सीधा सीधा क्या लगा देंगे? IGST। SGST के चक्कर में पड़ना ही नहीं है उनको, ठीक है, सीधा सीधा क्या लगाना है उनको? IGST। मान लीजिए 18% उन्होंने क्या लगा दिया? IGST लगा दिया, 19 रुपए 80 पैसे। अब दोस्तों वैट में क्या होता था? कलेक्शन जो कौन करती थी? कलेक्शन करती थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जबकि जीएसटी का जो कलेक्शन करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बाद में सब्सिक्वेंटली स्टेट को रिम्बर्स होता है, ठीक है ना। तो IGST जो होता है, IGST जब भी लगता है तो IGST का सर पैसा किसको मिलेगा? आई होता, वहां पर क्या दिक्कत हो रही थी? जब आउटसाइड द स्टेट सामान बिक रहा था पुराने टैक्सेशन सिस्टम में, तो लग रहा था सेंट्रल सेल्स टैक्स, और सेंट्रल सेल्स टैक्स का पैसा उस स्टेट को मिलता था जहां से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, जहां से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। IGST का पैसा यहाँ पे MP की गवर्नमेंट को दिया जाएगा, क्योंकि सब्सिक्वेंटली वो गुड्स MP में बिकने वाला है, जो कि बड़ा ही लॉजिकल है। तो अब क्या होगा, जब मिस्टर ए गवर्नमेंट को टैक्सेस जमा करने जाएंगे ना, तो इनका जो आउटपुट टैक्स होगा, दैट इज 19 रुपए 80 पैसा। 19 रुपए में इनको ये जब पैसे पेमेंट करने जाएंगे, तो इनके पास इनपुट में क्या है? इनके पास इनपुट में CGST और SGST। तो IGST की आउटपुट टैक्स के अंदर में पहले CGST सेट ऑफ हो जाएगा इनका 9 रुपए, और लेस इनका जो सेट ऑफ हो जाएगा SGST, और ये भी 9 रुपए, ठीक है। ये 1 रुपए 80 पैसा जाके गवर्नमेंट को दोस्तों जमा करेंगे। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? अगर समझ में आई मेरी बात तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे एक कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए, यहां तक मेरे को एकदम क्लियर हो गया सर, आपकी बात एकदम मैं समझ गया कि IGST लगता है तो वो जो है, ओके, उसका अपने को क्रेडिट SGST और CGST से सेट ऑफ हो जाता है, ठीक है ना सर। लेकिन अब मिस्टर बी जो है, इनके इनपुट में क्या आ गया? इन्होंने जब परचेस किया उससे MP के, तो इनकी इनपुट में आ गया IGST। अब ये सेल कर रहे हैं पंजाब में, तो इनका आउटपुट क्या आएगा? अब मान लीजिए, ठीक है, 110 रुपए में मान लीजिए ये भी 10% मार्जिन ऐड करते हैं, ठीक है। तो 121 रुपए का हो गया, प्लस 18% उन्होंने GST लगा दिया, ठीक है। 21 रुपए 78 पैसा, क्लियर। अब क्या होगा? ये जो 21 रुपए 78 पैसा है ना, ठीक है, इसमें माइनस हो जाएगा आपका जो आपने ऑलरेडी टैक्स जो पे कर दिया मिस्टर बी ने, दैट इज 19.80, 21.78 माइनस 19.8, दैट इज 1.98 एंड सो ऑन। दोस्तों समझ में आया GST आने के बाद क्या डिफरेंस हुआ? टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। कल हमने देखा था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। कैसे टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था? भाई वैट का क्रेडिट उन्होंने दिया नहीं, और CST का जो है, तो क्रेडिट नहीं मिला तो उसकी कॉस्ट बन गई गुड्स के अगेंस्ट में, ठीक है ना। तो उसने क्या किया? CST का टैक्स टैक्स के ऊपर लगा दी, दैट इज कास्केडिंग इफेक्ट। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, कितना बढ़िया वर्ड लिखा है, सीमलेस फ्लो। आराम से जो है सीमलेस फ्लो हो रहा है। इस डायग्राम में देखिए, मैंने इसको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही लिया है, ठीक है। एक स्टेट SGST लगा, SGST CGST SGST लगाया, उसने IGST लगा के दूसरे स्टेट को सामान भेज दिया, फिर दूसरे स्टेट IGST लगा के भेजेगा यूनियन टेरिटरी में, तो SGST ड्यूटी GST लग गया, लाइक दैट एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे क्रेडिट्स एकदम स्मूथली जो है ना, क्या बोलते हैं, फ्लो हो रहा है। मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्रेडिट का एकदम फ्लो आ रहा है। दैट इज द पर्पस ऑफ GST, ठीक है। नेक्स्ट सर, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है? जैसे मैंने एक अम्बे ट्रेडर्स का एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। अम्बे ट्रेडर्स का एक एग्जांपल ले रखा है। मान लीजिए मिस्टर ए है जो कि कोरबा के हैं, ठीक है ना। कोरबा एक छत्तीसगढ़ का एक सिटी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? अम्बे ट्रेडर्स से एक माल परचेस किया, एक गुड्स परचेस किया, जिसपे CGST लगा 9% और SGST लगा 9%, दैट इज 900, एंड 900 का उन्होंने क्या किया? परचेस किया, दैट इज टोटल 11,800। दोस्तों ये जो वैल्यू होती है ना,
जीएसटी से लगने के, टैक्स लगने से पहले की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर टैक्स लगना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया, 11,800 रुपए का सामान अंबे ट्रेडर से मिस्टर ए ने परचेस कर लिया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अब ये जो मिस्टर ए है, ये चाहते हैं भोपाल में मैं एमपी में अपना गुड्स बेचूं, तो मिस्टर बी को उन्होंने क्या किया, सामान भेजा। देखिए, मिस्टर बी जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश के हैं। हियर मिस्टर ए इज सेलिंग द गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ भोपाल एमपी। ठीक है, 10,000 का माल था, उसने कुछ मार्जिन उसमें कमा लिया से 2,000, दैट इज 20%। तो उन्होंने 12,000 रुपए में बेचा, प्लस इसमें 12,000 रुपए पे आईजीएसटी लगाया 18%, 14,100 रुपए का हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है, हियर मिस्टर ए इज हैविंग द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी 900, एसजीएसटी 900 इन हिज लेजर एंड आउटवर्ड टैक्स इज 2160 विच इज आईजीएसटी। क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, मैंने बोला ना सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का एकदम सीमलेस फ्लो हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप आराम से सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर मिस्टर ए के पास में जो क्रेडिट है वो सीजीएसटी का है और एसजीएसटी का है 900 रुपए उनके लेजर में। ठीक है, और आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी उनकी 2160, क्योंकि हमको पता है अगर आप विद इन द स्टेट सामान बेचते हैं तो आपके ऊपर में क्या लगता है, विद इन द स्टेट सामान बेचने पे लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और अगर आपकी यूनियन टेरिटरी होगी तो सीजीएसटी यूटीजीएसटी। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये छत्तीसगढ़ के हैं, इन्होंने एमपी में सामान बेचा है, तो इनके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। क्लियर? सॉल्यूशन, हियर CG government will allow the set off of SGST also against the IGST, hence the flow of credit would not break। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है वो क्या बोलेगी कि हमारे पास जो टैक्सेस है वो हम आईजीएसटी को अलाउ कर देते हैं। मतलब यहाँ पर बेसिकली एक स्टेट अपना रेवेन्यू छोड़ देती है दोस्तों अल्टीमेटली, क्योंकि जीएसटी जब लाया था तो जीएसटी का पर्पस क्या था, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन लेंगे। अब जो गुड्स पे टैक्सेशन लग रहा है वो गुड्स का कंजम्पशन होना है मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अपना एसजीएसटी छोड़ देगी दोस्तों, वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को दे देगी क्योंकि गुड्स का कंजम्पशन वही होना है, सो ऑन। और ऐसा सर्कल दोस्तों चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि इस कारण से क्रेडिट का सिमलेस फ्लो आएगा और गुड्स महंगे नहीं होंगे दोस्तों, और टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, मैंने ना एक चार्ट बना रखी है, दैट इज ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। ठीक है, आप कैसे सेट ऑफ करेंगे, मान लीजिए अगर आपकी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी आईजीएसटी की है तो सबसे पहले आईजीएसटी का जो आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा वो आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। अगर मान लीजिए आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट नहीं है या खत्म हो गया है तो फिर आप सीजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे, और सीजीएसटी भी अगर आपके पास खत्म हो गया दोस्तों तो आप एसजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। सर ऐसा लेकिन क्यों बनाया है, ऐसा क्यों बनाया ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, मतलब ऐसा क्यों नहीं कि आईजीएसटी पहले एसजीएसटी से एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा है? सर देखिए, आईजीएसटी और सीजीएसटी का कलेक्शन और लेवी का जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपने पॉकेट, आप आप किसी से पैसे मांगने जाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखते हैं ना कि मेरे जेब में पैसे हैं कि नहीं। अगर आपके पास खुद उतने सफिशिएंट पैसे होंगे तो आप जाएंगे क्या मार्केट दूसरे से लेने के लिए? तो वही वही सेम चीज यहाँ पर भी कंसेप्ट एप्लीकेबल है। अगर आईजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का आइटम है, आईजीएसटी मतलब इसका भी लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, तो उन्होंने क्या बोला, आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी सेट ऑफ करो, फिर सी, और फिर अगर बच गया तो एसजीएसटी। स्टेट से कंट्रीब्यूशन तभी लिया जाता है जब सेंट्रल जीएसटी का क्रेडिट खत्म हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी अगर सीजीएसटी की, तो आप पहले उसको सीजीएसटी सेट ऑफ करेंगे और आईजीएसटी सेट ऑफ करेंगे। दोस्तों सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। सर लेकिन ऐसा क्यों? अभी तो आपने बोला ना कि एक गवर्नमेंट टैक्स छोड़ देती है, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ दोस्तों, एक गवर्नमेंट टैक्स छोड़ देती है। सीजीएसटी और एसजीएसटी पैरेलली लगने वाले टैक्सेस है, पैरेलली। किसी भी इनवॉइस में ऐसा दिखा है क्या सीजीएसटी लगा और आईजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी एक साथ लगा? ना 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 ना, सीजीएसटी और ये दोनों क्या है, ये पैरेलल टैक्सेशन है दोस्तों, ये पैरेलल टैक्स है, तो ये आपस में कभी भी सेट ऑफ अलाउड नहीं होता। एसजीएसटी है तो पहले एसजीएसटी के क्रेडिट से सेट ऑफ होगा, एसजीएसटी क्रेडिट खत्म हो गया तो आईजीएसटी। मैंने देखिए यहाँ पर लगा डायग्राम भी बना रखा है,
सीजीएसटी का एसजीएसटी के साथ में क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं है। हियर द क्रॉस यूटिलाइजेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट है? ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन जानना बहुत जरूरी है। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन के हिसाब से ही आपका आगे का क्वेश्चंस बनता है और एक जीएसटी का कंसेप्ट रेडी होता है। ठीक है, चलिए मॉडल ऑफ जीएसटी हमने देखा था। जीएसटी का मॉडल क्या है? सीजीएसटी। सीजीएसटी कब लगता है? कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई पे लगेगा सीजीएसटी। एसजीएसटी क्या है? कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सेल्स। अगर ये इसका कलेक्शन, ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, ये पैसा स्टेट को जाता है। दोस्तों देखिए, पहले वैट रिजिम में क्या था, हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना पोर्टल हुआ करता था, बट जीएसटीएन पोर्टल सीधा सीधा जीएसटी काउंसिल की निगरानी में रहता है और जीएसटीएन नेटवर्क की निगरानी में रहता है। यहाँ पर टैक्सेस का पूरा पैसा पहले सेंट्रल के पास जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर स्टेट का हिस्सा उनको ये सब सेट ऑफ करने के बाद में रिम्बर्स करती है दोस्तों। ठीक है, दैट इज नोन एज सीजीएसटी, एसजीएसटी। सर आईजीएसटी क्या लगता है? आईजीएसटी जो है वो दोस्तों इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है। मतलब अगर एक स्टेट से सामान जो है ओके दूसरे स्टेट में बिक रहा है तो आईजीएसटी लगेगा। नेक्स्ट यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ऑन द स्टेट विद यूटी। ऐसे जगह जो कि यूटी है, यूटी क्या है? 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे हमारे यहाँ। ठीक है, अभी लद्दाख भी ऐड हो गया है। ठीक है, तो यूटीजीएसटी उसमें लगेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेस। सर सेस क्या होता है? देखो आप ना जब लग्जरी गाड़ी परचेस करने जाओगे या कोई भी लग्जरियस आइटम परचेस करने जाओगे, कोई बैड प्रोडक्ट परचेस करने जाओगे ना, तो आपके ऊपर जीएसटी भी लेते हैं और साथ में सेस भी लेते हैं। सर ये सेस क्यों लगाया? सर गवर्नमेंट ने किस लॉजिक से सेस लेके आया था? देखिए मेरी बात समझिएगा, क्या हुआ था जब जीएसटी आया था तो जीएसटी के आने के कारण स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे टैक्सेस का लॉस हुआ था और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत सारे टैक्सेस का लॉस हुआ था। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि भाई बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस जो सबसूम्ड हो गए थे जीएसटी में। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मर्ज हुआ था, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एडिशनल सर्विस टैक्स। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे टैक्सेस। और स्टेट गवर्नमेंट की भी एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस चले गए। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए जीएसटी में इनिशियली जब 2017 में जीएसटी आया तो 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम लग्जरियस और बैड प्रोडक्ट पे एक एक्स्ट्रा टैक्स और लगाएंगे जो जीएसटी के अलावा होगा। मतलब जब आप बिल देखेंगे ना, टोबैको वैको का बिल देखेगा, मैं तो प्रैक्टिकली जीएसटी के काम कर चुका हूँ इसलिए मुझे पता है। ठीक है, सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है अगर विद इन द स्टेट सामान बिक रहा है तो, और साथ में सेस भी लगता है। दोस्तों एक टाटा की बहुत महंगी गाड़ी आती है, उस पे ना जीएसटी का रेट है 28%, तो 14% सीजीएसटी, 14% और सेस का रेट है 22%। लगभग 50% टैक्स लगता है दोस्तों। ठीक है, तो सेस वो होता है। तो मैंने कहा सेस इज एन एडिशनल लेवी अबव जीएसटी लेवेबल टू कंपेंसेट द स्टेट आउट ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लेवेबल ऑन लग्जरियस प्रोडक्ट, बैड प्रोडक्ट, एग्जाम्पल टबैको एंड पान मसाला एक्सेट्रा। दोस्तों ये जो टबैको और पान मसाला ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगता है और जिसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन करना है। देखिए सबसे पहली बात, हमारे पता होगा जितने भी लॉ होते हैं इंडिया में वो सारे लॉ गवर्न होते हैं भारतीय दंड सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 265। दोस्तों जैसे हमारे एक्ट में सेक्शन नंबर्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे भारतीय संविधान में ना आर्टिकल नंबर होता है, अनुच्छेद। आपने सुना होगा धारा 370 गवर्नमेंट ने हटा दिया। धारा नहीं दोस्तों, धारा, ये आर्टिकल को ही धारा बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 370 तो आर्टिकल्स में लिखा होता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। कोई भी लॉ के द्वारा अथॉरिटी मिले बिना
कोई भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती है दोस्तों, ठीक है। तो आर्टिकल 265 बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। फिर आर्टिकल 245 जो है, ओके, यहाँ पे पावर देता है पार्लियामेंट को टू मेक द लॉस फॉर द पार्ट ऑफ द कंट्री, कि वो जो है कंट्री के लिए होल या पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए लॉ बना सकते हैं दोस्तों। आर्टिकल 265 कहेगा जी आप टैक्स वसूल नहीं सकते जब तक आपके पास लॉ में अथॉरिटी नहीं होगा। आर्टिकल 245 बोलेगा कि पार्लियामेंट के हम पावर देते हैं कि आप लॉ बना सकते हैं कंट्री से रिलेटेड। अब दोस्तों हमारे ना एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246, ये बोलता है इट गिव्स द अथॉरिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द लॉज रिलेटेड टू टैक्सेस। आर्टिकल नंबर 246 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी देते हैं कि आप टैक्सेस के मैटर पे लॉ बना सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 265 ने बोला कि आप टैक्स वसूल नहीं सकते, आर्टिकल 245 ने बोला पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का पावर है, 246 ने बोला कि टैक्स के मैटर पे लॉ बनाने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब इस आर्टिकल का 7th शेड्यूल जो है दोस्तों, 7th शेड्यूल ये कहता है दिस शेड्यूल गिव्स द लिस्ट ऑफ मैटर्स इन विच द गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक द लॉ। दोस्तों आर्टिकल 246 ने टैक्सेस के मैटर पे लॉ बनाने का गवर्नमेंट को पावर दिया है। तो गवर्नमेंट जो है, ओके, यहाँ पे टैक्सेस के मैटर पे लॉ बनाना चाहते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल में शेड्यूल डाल रखा है, दैट इज 7th शेड्यूल। इसमें ना मैटर्स लिखे हुए हैं, इसमें मैटर्स लिखे हुए, यूनियन लिस्ट। इसमें आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में जो है 3 टाइप की लिस्ट दी हुई है, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। दोस्तों यूनियन लिस्ट जो होता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने का पावर होता है, जिसमें इनकम टैक्स लिखा हुआ है। यूनियन लिस्ट में एक मैटर लिखा हुआ है इनकम, अगर इनकम से रिलेटेड टैक्स लगाना है तो उसका उसका जो पावर है लेवी और कलेक्शन का राइट्स है वो इनकम टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में वो लॉ, वो मैटर्स पे लिखा हुआ है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने का। कंकरेंट मतलब बोथ गवर्नमेंट टुगेदर मेक द लॉ, यहाँ पर दोनों गवर्नमेंट को लॉ बनाने का पावर है, ये ऐसे मैटर्स है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है दोस्तों। जैसे एक्साइज ड्यूटी आप देखते हैं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगाते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाते हैं, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। अब एंट्री नंबर 82 to 91 ऑफ लिस्ट 1 डिफाइंस द मैटर वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू लेवी द टैक्सेस। यहाँ पर दोस्तों जैसे लिस्ट में ना एंट्री नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें एंट्री, अब यहाँ पर बोल दिया कि इस इन मैटर पे यूनियन गवर्नमेंट टैक्स बना सकती है, जैसे कि होम अफेयर्स में मैटर पे, ठीक है, डिफेंस के मैटर पे, ये सब में लॉ बनाने का राइट्स स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है दोस्तों। नेशनल सिक्योरिटी पे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज पे, ये सब में कस्टम्स पे, ये सब लिखे हुए यूनियन लिस्ट में, जहां पर केवल यूनियन गवर्नमेंट को लॉ बनाने का पावर है, दैट इज संसद भवन को लॉ बनाने का पावर दिया गया है, विधानसभा को नहीं। यहाँ पर एंट्री नंबर 82 to 91 ऑफ द लिस्ट 1 डिफाइंस द मैटर वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू लेवी द टैक्सेस। इस लिस्ट में 82 नंबर से लेकर 91 नंबर तक जो मैटर्स लिखे गए, दैट इज द मैटर रिलेटेड टू टैक्सेस, जहां पर गवर्नमेंट जो टैक्सेस से रिलेटेड लॉ बनाएगी, ठीक है। अब लिस्ट 2 दैट इज स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 45 to 63 डिफाइंस द मैटर वेयर स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू लेवी द टैक्सेस। As per the constitution, the central and state has separate power to levy the taxes। दोस्तों देखिए हमारे संविधान के हिसाब से आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के हिसाब से हमने जो चीजें पढ़ी उसमें ये समझ में आ गया कि आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों लॉ बना सकते हैं किसी मैटर में। लेकिन दोस्तों एक वर्ड है, दोनों साथ मिलकर टैक्सेस का कलेक्शन नहीं कर सकते दोस्तों। कल एक अमेंडमेंट पढ़ रहे थे, याद आ रहा होगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया उन्होंने पार्लियामेंट में, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत क्या थी, देखिए ध्यान दीजिएगा। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट हैज सेपरेट पावर टू लेवी द टैक्सेस, हेंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू जॉइंटली ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी एंड कलेक्ट द टैक्सेस। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 पार्लियामेंट में लाया गया।
दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी दोस्तों, इसलिए अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी क्योंकि both the government has not vested the power to levy and collect the taxes together. देखो दोस्तों, दोनों गवर्नमेंट आइदर स्टेट कलेक्ट कर सकता है किसी मैटर पे, यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, या दोनों किसी मैटर पे लॉ बना सकते हैं, बट दोनों मिल के कुछ नहीं कर सकते। तो मिल के कुछ करने का राइट्स जो है हमारी संविधान ने नहीं दिया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया दोस्तों, और 101 101st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 ले आए। द सेड अमेंडमेंट एक्ट गेव बर्थ टू आर्टिकल 246 ए। आर्टिकल 246 ए करके उन्होंने एक नया आर्टिकल हमारे भारतीय संविधान में इंसर्ट कर दिया, जिसमें लिखा पावर टू लेवी द टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें बोला कि गुड्स एंड सर्विस के मैटर पे, देखो दोस्तों अभी अभी क्या हो रहा था कि गुड्स एंड सर्विस का मैटर में देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ड एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक द लॉज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। इन्होंने क्या किया, संविधान में 101st अमेंडमेंट करने के बाद में उन्होंने लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय संसद के पास ही गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड लॉ बनाने का पावर है। दोस्तों अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को फुल फ्लैज अथॉरिटी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर उसको जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना, दोस्तों इसी चक्कर में जीएसटी बहुत दिन से अटका हुआ था। आपने देखा ना, स्टेट का रेक्टिफिकेशन नहीं था, है ना, तो ये सब चीजें। तो इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 246 ए इंसर्ट कर दिया, और उन्होंने बोला कि अब गुड्स एंड सर्विस के मैटर पे लॉ बनाने का जो पावर है वो केवल और केवल स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, दैट इज पार्लियामेंट के पास होगा। तो लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं, दोस्तों संसद भवन के पास होता है। द सैड अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस आर्टिकल 279 ए। इन्होंने एक आर्टिकल 279 ए ऐड कर दिया। दिस आर्टिकल एम्पावर द प्रेसिडेंट टू मेक द जीएसटी काउंसिल। दोस्तों जीएसटी के अंदर में जो पावर्स है रिलेटेड टू दी लॉ बनाना, है ना, किसी क्लैरिफिकेशन लाना, जीएसटी के रेट्स को कम ज्यादा करना, देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारी भारतीय संसद ने संसद को एक्सक्लूसिवली पावर दिलवाया। 101 फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला करके हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने संसद भवन को गुड्स एंड सर्विस के मैटर पे लॉ बनाने का राइट दिया। फिर उस अमेंडमेंट एक्ट में एक और आर्टिकल इंसर्ट किया गया 279। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर लिया और जीएसटी काउंसिल को दे दिया। अब जीएसटी में सबसे बड़ा जो पावरफुल अथॉरिटी है दैट इज जीएसटी काउंसिल। दोस्तों आपको पता होगा ये मल्टी मॉडल टैक्सेशन सिस्टम है, तो जीएसटी में कोई भी डिसीजन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। देखिए उन्होंने बनाया जीएसटी का काउंसिल, ठीक है दोस्तों। जीएसटी के काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जीएसटी काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन होता है। अब दोस्तों यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मतलब निर्मला सीतारमण मैडम। वो क्या है, जीएसटी काउंसिल की फाइनेंस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, ठीक है दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट के रेस्पेक्टिव स्टेट्स के जो चुने हुए इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो इस जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, केंद्रीय राज्य मंत्री जो होता है, स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, वो इसका मेंबर होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि एक राज्य मंत्री बनाया जाता है, ठीक है। मैं आपको जीएसटी काउंसिल दिखाऊंगा अभी, हमारी जो जीएसटी काउंसिल। फिर वाइस प्रेसिडेंट, द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स जो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, दे कैन इलेक्ट एनी वन ऑफ देम सेल्वेस एज अ वाइस प्रेसिडेंट। वो अपने में से ही किसी को भी क्या बना सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हैं। अब दोस्तों जीएसटी काउंसिल का क्या रोल होता है, तो उन्होंने कहा जीएसटी काउंसिल में मेक अ रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट। जीएसटी काउंसिल का क्या काम होगा बताइए, कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी में मर्ज करना चाहिए, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगाना चाहिए, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करना चाहिए, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू एनी स्टेट। होता है ना दोस्तों, अगर जैसे कोई स्पेशल स्टेट्स रहता है या फिर जहाँ कहीं पर कुछ आपदा आती है तो
गवर्नमेंट जो है वहां पर जीएसटी के रिटर्न्स के डेट्स बढ़ा देती है। जैसे अभी उत्तराखंड में प्रॉब्लम आ गया तो उस समय डेट का एक्सटेंडेशन किया था, तो ये सब पावर जीएसटी काउंसिल के हिसाब से पास होते हैं दोस्तों। अब कोरम, कोरम मतलब अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि जीएसटी काउंसिल में केवल फाइनेंस मिनिस्टर आ गए और यूनियन के जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो आ गए और फटाफट से जो है काउंसिल की मीटिंग हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। कोरम जो है हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर शैल कंस्टिट्यूट द वैलिड कोरम। अगर एक कोरम बनना है दोस्तों तो कम से कम आधे लोग, आधे आधे मतलब जितने मेंबर्स है जीएसटी काउंसिल के, हर स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, इनको आना पड़ेगा। 50% लोग जब तक जीएसटी काउंसिल में इंक्लूडिंग प्रेजेंट नहीं होंगे दोस्तों, जब तक जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होगी उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला पोर्शन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डिसीजन जीएसटी की काउंसिल जो है उसमें, देखिए डिसीजन को छोड़िए, सबसे पहले मैं आपको ना जीएसटी की काउंसिल दिखाता हूँ, ठीक है। जीएसटी काउंसिल कैसा है दिखाता हूँ। जीएसटी काउंसिल, ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे इंडिया की जीएसटी काउंसिल, ठीक है, का वेबसाइट, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये ना जीएसटी काउंसिल है हमारा। देखिए इसमें ना सबसे पहले ये जो है आपको दिख रहा होगा, फेस दिख रहा होगा मैडम का, दैट इज निर्मला सीतारमण, श्रीमती निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण मैडम जो है, ओके, हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है और चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल की, ठीक है, ठीक है दोस्तों। फिर श्री पंकज चौधरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, राज्य मंत्री है, ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री है, ठीक है। अब देखिए ये हर स्टेट के जो है एक कोई या तो फाइनेंस मिनिस्टर या तो क्या बोलते हैं, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर। जैसे देखिए सम्राट चौधरी बिहार के हैं, ठीक है, ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी है, ठीक है। श्री ओपी चौधरी, ये छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर है और मिनिस्टर ऑफ कमर्शियल टैक्स। श्रीमती रेखा गुप्ता, ये दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भी हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इनके पास में है, ठीक है। डॉक्टर प्रमोद सावंत, ये गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं और इनके पास फिनांस मंत्रालय भी होगा शायद, इसीलिए ये यहाँ पे मेंबर है। श्री कानू भाई देसाई, गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है दोस्तों। देखिए श्री जेपी दलाल, ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है हरियाणा। श्री हर्षवर्धन चौहान, हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है। उमर अब्दुल्ला, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये चीफ मिनिस्टर भी है और वहां का वित्त मंत्रालय भी इनके पास में है। श्री रामेश्वर ओरावन, झारखंड के फिनेंस मिनिस्टर है। श्री कृष्णा बायरी गोड़ा गौड़ा गौड़ा, कर्नाटका के मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। के एन बालागोपाल, केरला के फाइनेंस मिनिस्टर। जगदीश देवड़ा, ये अपने मध्य प्रदेश के कॉमर्शियल टैक्स मिनिस्टर है। डॉक्टर सापम रजन सिंह, मणिपुर के ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है। ये कॉनराड संगमा, मेघालय के चीफ मिनिस्टर है, एंड सो ऑन। दोस्तों ये सब लोग जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में क्या क्या चीजें होती है, मिनट्स जो है ड्राफ्ट होती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने कंपनी लॉ में तो पढ़ा होगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द डिसीजन टेकन एंड द मैटर डिस्कस्ड इन द मीटिंग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी जब भी जीएसटी काउंसिल में किसी लॉ का रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा तो 75% लोगों को एग्री करना पड़ेगा। अब दोस्तों 75% लोगों को एग्री करना है तो उसमें भी क्राइटेरिया है।
उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट और स्टेट गवर्नमेंट का वोट का वेटेज देखा जाता है। देखिए, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका वोट का वेटेज 1/3 होना चाहिए। जो 75% लोग प्रेजेंट होंगे मीटिंग में, केवल उन्हीं का वोट काउंट किया जाएगा। मतलब सर, एक एग्जांपल देखिएगा। इफ देर आर 24 स्टेट्स प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड वोटिंग, ठीक है, अगर 24 स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर या कॉमर्शियल टैक्स मिनिस्टर या वॉट एवर जो भी मिनिस्टर्स हैं, अगर वो आए हैं, ठीक है, और वो वोट करते हैं, और 18 स्टेट जो है वो फेवर में वोट किए और अदर्स अगेंस्ट में वोट किए, मतलब 6 लोगों ने लगभग अगेंस्ट में वोट किया दोस्तों, तो स्टेट का जो वेट है वो कैसे निकाला जाएगा? बोला 2/3 ऑफ द वोट कास्टेड इन फेवर। तो फेवर में 18/24, 18/24 का 50%, ठीक है, दैट इज 24 का 50%, दैट इज 12। समझ में आई मेरी बात दोस्तों? समझ में आई मेरी बात? स्टेट का जो फेवरेबल वोट है वो एटलीस्ट 2/3 निकाला जाएगा उसका, ठीक है। अब सेंट्रल का वेट, सेंट्रल में तो फाइनेंस मिनिस्टर ही वोट करेंगे, चेयरपर्सन, तो उनका 1/3 वोट है, मतलब 33.33% वोट है, तो टोटल 83.33% का वेट आ गया, मतलब वो आपका पास हो गया, जो भी डिसीजन था वो आपका पास हो गया। एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो अपन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20 स्टेट आए थे, ठीक है, 20 स्टेट आए थे, तो 20 स्टेट आए थे, और 20 स्टेट में 15 स्टेट ने फेवर में वोट डाला और 5 स्टेट ने अगेंस्ट में वोट डाला। दोस्तों, जो 15 फेवर दिए, इनका 2/3 वेट निकाल लो। दैट इज 0.5, ठीक है, दैट इज 0.5, दैट इज 0.5, ठीक है, इंटू 100 कर लो दोस्तों, 50% वोट आ गया यहाँ पे, ठीक है, 20 स्टेट ने अगर वोट किया तो, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो 1/3 ही रहेगा, तो 33.33% आ रहा है, तो 83% आ गया, ये प्रपोजल दोस्तों पास हो गया। अब मान लीजिए मीटिंग में जो लोग आते हैं उनके बेसिस पे डिसीजन होता है। अब मान लीजिए मेरे मीटिंग में आए 24 स्टेट, उसमें फेवर में वोट दिया मान लीजिए 10 लोगों ने, ठीक है, तो 10 / 24 इंटू 2/3 निकाल लीजिए दोस्तों। दैट इज 27.7%, और 33.33% जो है दोस्तों, ये तो अपना बाई डिफॉल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा ही। 61.03% आ रहा है, ये फेल हो गया, प्रपोजल नॉट पास्ड, ठीक है, प्रपोजल नॉट पास्ड। क्लियर है क्या मेरी बात? इट्स सो सिंपल। क्लियर दोस्तों? चलिए फटाफट से एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ आपको, जो मैंने आज पढ़ा, काफी लाइटर देन लाइट हमने पढ़ा है चीजें, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस पहले हमने पढ़ा। हमने बोला कि भैया गुड्स और सर्विस को क्लासिफिकेशन करने का मतलब उसका रेट का पता लगाना होता है। फिर हमने डिस्कस किया HSN कोड, गुड्स का क्लासिफिकेशन HSN कोड के हिसाब से होता है। फिर हमने सर्विस का क्लासिफिकेशन देखा, जो SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड के हिसाब से होता है। फिर हमने सिमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिस्कशन किया कि क्रेडिट आराम से फ्लो हो रहा है। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन के ऊपर में डिस्कशन किया, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ के ऊपर में डिस्कशन किया, GST के मॉडल के बारे में डिस्कशन किया, सेस के बारे में डिस्कशन किया, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन किया। दोस्तों आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा दोस्तों, और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेरी मच प्लीज टू रिप्लाई यू ऑल, ठीक है। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, comment,
subscribe to my channel and press the bell icon for the latest notification and updates. Thank you.